Welcome to the another session of class 7th social science, and we are going to continue your chapter number 2nd. In this session we are going to read and understand the various agents of gradation. Let's start. First is running water. It is an important agent of gradation. A river, like any living form, has a life cycle. It takes birth in a mountain or a hill, becomes larger when it is met by a number of tributaries, flows over plains, and finally ends when it reaches the sea. रनिंग वाटर, जो ग्रेडेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंट माना जाता है. रनिंग वाटर मतलब एक नदी से कैसे, एक रिवर जैसे एक नदी है, वो किसी भी लिविंग फॉर्म की तरह उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है. उसका जन्म कहाँ पर होता है? किसी पहाड़ पर, माउंटेन और ए हिल. बिकम्स लार्जर व्हेन इट्स मेट बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद वो कई सारी धाराओं से मिलकर बड़ी होती जाती है. फ्लोज ओवर प्लेन्स, मैदानों में बहती है. और फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेस द सी, और आखिरी में समुद्र में मिलकर वो ख़त्म हो जाती है. इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग. शुरुआत में जब नदी की शुरुआत होती है, रिवर यंग होती है. इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट्स रेट ऑफ इरोशन इज मैक्सिमम, और वो तीखी ढलानों से बहती है, तो उस कारण से उसका इरोशन का रेट भी हाईएस्ट होता है उस टाइम पर. Due to down cutting work of water of river, it forms striking youthful features like I-shaped and V-shaped valley. और जब वो नदी पहाड़ों से बहुत तेज़ी से बहती हुई नीचे आती है, तो वो दो टाइप की वैलीज बनाती है, या तो सीधी आई शेप, या दो धाराएं मिलकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब वी शेप. एज द रिवर्स एंटर्स इनटू प्लेन, और अब क्या है, ये नदी पहाड़ों से बहती बहती नीचे मैदानों तक आ चुकी है. इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, और धीरे धीरे अब ये मैच्योरिटी की स्टेज पर आ जाती है. हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज. अब इस कंडीशन में क्या है, इस नदी में पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वेरियस ट्राइब्यूटरीज से मिलती है, बट धीरे धीरे उसका बहाव कम हो जाता है, resulting in slow speed of river. During this stage, the river is said to flow through meanders. And before meeting the sea, the river becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries. समुद्र से मिलने से पहले, क्योंकि अब नदी अपने आखिरी स्टेज पर आ चुकी है, तो रिवर काफ़ी बड़ी हो जाती है और स्लगिश हो जाती है, और वो कई सारी अलग अलग धाराओं में हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड स्टेज, और नदी अब कहते हैं बूढ़ी हो चुकी है, लास्ट स्टेज पर आ गई. द रिवर दस डिपॉजिट सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ, और अपने आसपास ये बहुत सारा सिल्ट, नदी का गाद, सैंड, धूल, मिट्टी, बालू जमा कर देती है. दिस लार्जर डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और इस कारण से फिर डेल्टा बनते हैं. देखिए ये डेल्टास हैं. द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो हमारे दो प्रमुख रिवर्स हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दुनिया में सबसे बड़े डेल्टास बनाते हैं. नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज ग्लेशियर. It is believed that a million years ago, the climatic condition of the Earth's surface was much cooler than what is now. ये माना जाता है कि लाखों साल पहले, कई लाख साल, दसियों बीसियों लाख साल पहले, हमारी धरती का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था. The Earth's surface was covered by ice, but later the temperature began to rise gradually, and पूरी की पूरी धरती हमारी बर्फ से ढकी हुई थी, पर धीरे धीरे जब
धरती का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। दिस राइज इन द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ द सी, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, और जब ये ग्लेशियर किसे कहते हैं, मास ऑफ मूविंग आइस, जब बहुत बड़ा एक तरीके से मान लीजिए बर्फ का पहाड़, पर वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकता है, चाहे बहुत बहुत ज़्यादा कम खिसकता है, पर मूविंग आइस होती है ये, और इतनी मूव नहीं करती कि जितने हम अपनी आंखों से इसे देख पाए। इन इंडिया द ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और इंडिया में ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं, हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मिलते हैं। लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस ऑल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ रॉक्स, और जिस टाइप से बहता हुआ पानी अपने साथ धूल मिट्टी पत्थर बहा के ले जाता है छोटे छोटे, इस टाइप से जब ग्लेशियर्स भी अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अपने अंदर जो उसके पत्थर हैं या बाकी चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं। इट टेक्स देम अलोंग एंड डिपॉजिट्स देम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स, ये अपने साथ इनको ले जाते हैं, और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो पत्थर के टुकड़े वहीं रह जाते हैं। ह्यूज masses ऑफ आइस विच कवर्स लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, और ये ग्लेशियर्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा आइस होती है, ये कई बार एक देश से भी बड़े हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाइज स्मॉल एरियाज over the mountains are called mountain glaciers like Siachen glacier and Gangotri glaciers of the Himalayas in India, और दूसरे ग्लेशियर्स जो इनसे तो छोटे होते हैं पर फिर भी बहुत बड़े होते हैं, एक एक पहाड़ के बराबर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स, क्योंकि ये माउंटेन्स की तरफ मिलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट एजेंट इज of gradation is wind, हवा. In the region where there is a little rainfall and merges vegetation, the land is exposed to strong winds. उन जगहों पर जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और वेजिटेशन पेड़ पौधे भी बहुत दूर दूर से होते हैं, वहाँ पे उस जगह पर हवा कई बार बहुत ज़्यादा तेज चलती है। The loose rock particles are easily blown away बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स, और उस कारण से जब हवा बहुत तेज चलती है तो जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं या महीन टुकड़े हैं वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। दस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, और इसीलिए विंड को भी ग्रेडेशन का एक एजेंट माना जाता है। द एक्शन ऑफ विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट एरियाज, और यदि आप रेगिस्तानों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इस टाइप के विंड के एक्शंस बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है और उस कारण से छोटी छोटे पत्थर के टुकड़े, बहुत छोटे टुकड़े या बालू रेत एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप रॉक्स इन लाइक मशरूम रॉक्स, और हवा जब बहुत तेजी से बहती है तो ये पत्थरों को रगड़ देती है, और कई बार इस कारण से पत्थरों का शेप भी काफ़ी अजीब टाइप का हो जाता है, जैसे मशरूम के टाइप का भी हो जाता है। द कैरीड मटेरियल, अब जब हवा उनको अपने साथ बाहर उड़ाकर ले जाती है, इज देन डिपॉजिटेड एट ए न्यू प्लेस वेन एवर द स्पीड ऑफ विंड इज स्लो डाउन, और जब हवा की रफ्तार धीरे हो जाती है तो ये जो लूज पार्टिकल्स हैं जो हवा अपने साथ बहाकर लाई थी वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड डन्स। सैंड डन्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया, और ये हमें राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट पर मिलते हैं। नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज सी वेव्स।
ये सी वेव्स, समुद्र की लहरें। Along the seashore, sea waves are the most powerful agents of gradation. The continuous striking of sea waves breaks the rocks. जब समुद्र की लहरें लगातार पत्थरों से टकराती हैं तो उन पत्थरों को वो तोड़ देती हैं धीरे धीरे। Such continuous erosion forms steep sided cliffs facing the sea. और जब इस टाइप से ये लगातार पत्थरों से टकराती रहती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं जो उनके पास में होते हैं, तो उससे हमें ये क्लिफ टाइप के बन जाते हैं। ठीक है। द इरोडेड मटेरियल मे देन बी डिपॉजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। और इस रीजन से जो उसके पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बहुत महीन बाद में बन जाते हैं, वो सी बीचेस बना देते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। ह्यूमन बींग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लैंड का फेस चेंज कर देता है। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। हमारी पॉपुलेशन जो दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, तो इससे भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी और नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत बुरी से तरीके से प्रभावित हो चुका है। द ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे, ये लैंड का कई तरह से यूज़ करते हैं, लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। हम फॉरेस्ट को काटते हैं, क्यों? खेती करने के लिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स एटसेट्रा। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज द लैंड सरफेस। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े हम डैम्स बना देते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और हम इंसानों को इस इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कैसे कर सकते हैं? अब हमें जैसे लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी के लिए तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे फर्नीचर बनाने के लिए, पर हम इसके साथ साथ, अब ये तो डेवलपमेंट हुआ, पर कैसे और डेवलपमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम नए पेड़ पौधे लगा दें, ओके, जिससे आगे आने वाले जनरेशन को भी ये सब चीज़ें अवेलेबल रहें।